आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मगध महाजनपद से साम्राज्य व महत्वपूर्ण जो वंश हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम इसकी जो शुरुआत मुख्य तौर पर हम देखते हैं तो हर्यक वंश से जो उसमें देखी थी। हर्यक वंश जिसके दो संबंधित जो शासक मुख्य जो थे वो थे बिंबिसार और अजातशत्रु। ठीक है, और बिंबिसार और अजातशत्रु क्योंकि बिंबिसार ने महत्वपूर्ण जो अपने वैवाहिक संबंधों पर आधारित जो है अपनी स्थिति को मजबूत किया था, जबकि अगर हम उनके उत्तराधिकारी अजातशत्रु की बात करते हैं तो अजातशत्रु का जो है वो 4-5 भागों में हमने उसको मुख्य तौर पर बांटा था। जैसे कि अपने पिता की हत्या, फिर उसमें एक और चंद्रेश प्रसेनजीत से जो है उसका संघर्ष और उस पर विजय, फिर लिच्छवियों की पराजय और चंद्रप्रद्युत महासेन की जो वो उसने पराजय जो अवंती का एक शासक था। और इसके अलावा उसके द्वारा जो है जो प्रथम जो बौद्ध सभा थी उसका भी आयोजन उसके द्वारा करवाया गया था। शिशुनाग वंश की यदि हम बात करते हैं तो शिशुनाग वंश में मुख्य तौर पर हमारे पास शिशुनाग वंश द्वारा जो है शिशुनाग द्वारा इस वंश की जो है वो स्थापना की गई थी। और इसका दूसरा जो महत्वपूर्ण जो शासक था वह था कालाशोक, वही कालाशोक जिसके द्वारा जो है वो तृतीय बौद्ध सभा का जो है आयोजन जो वो करवाया गया था। ठीक है, और उसके बाद जो आता है वो आता है क्योंकि इसी की हत्या जो है वो एक नंद वंश के महापद्मानंद द्वारा जो उसकी हत्या की गई थी। और महापद्मानंद जो था वो निम्न कुल से संबंधित है, लेकिन उसके द्वारा जो है जो शिशुनाग वंश के शासन की जो है वो समाप्ति करके जो है वो स्वयं राजगद्दी पर आसीन हुआ था। उसके द्वारा उसके मतलब एक प्रकार से जो है उसके स्वरूप और उसकी जो उपलब्धियों के आधार पर जो है उसे 2 उपाधियां दी गई थी। पहला जो था वो था उग्रसेन और दूसरा जो था वो सर्व क्षत्रांतक, क्योंकि उसने उसके द्वारा जो है क्षत्रियों का संहार किया गया था। ओके, और नंद वंश का जो है वो अन्य शासकों ने भी जो उस पर अधिकार किया, लेकिन मुख्य तौर पर जो है उसका जो अंतिम जो शासक था वह था धनानंद। नाम का तो वो धनानंद था, लेकिन जो है वो धन का बहुत ज़्यादा लोभी था और उस धन को प्राप्त करने के लिए वह हर उचित और अनुचित जो है जो कार्य है या ढंग है उसका जो है वो सहारा लिया करता है। उसके कारण जो है उसने जो है वो बहुत सारे जो क्या कहते हैं कर जो है वो अपनी जनता पर थोप दिए, जिस कारण जो है वो प्रजा उसकी बहुत ज़्यादा प्रजा में वो बहुत ज़्यादा अलोकप्रिय था। ठीक है, और वही प्रजा जो है उसके जो है वो उससे मुक्ति जो है वो चाहा करते थे। अब यही वो नंदवंश था, ठीक है, जिसका जो है जिसके बारे में जो है वो हमें बहुत सारा उल्लेख भी प्राप्त होता है। यही वो नंदवंश था, यही वो धनानंद था जिसकी विशाल सेना से जो वो एक जो सिकंदर के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। तो वही सिकंदर जो है वो उसका जिस समय 326 ईस्वी पूर्व में जब भारत पर आक्रमण हुआ तो यहाँ पर जो है मुख्य तौर पर जो मगध पर जो शासन कर रहा था वह था नंदवंश। और नंदवंश का जो अंतिम शासक था वह था धनानंद। और धनानंद के कहते हैं कि उसके बाद जो विशाल सेना थी और सिकंदर जो था यहाँ तक जो पहुँच गया था, लेकिन उसके बाद जो उसे वापस हटना पड़ा। तो ये वही नंदवंश था। और कहते हैं कि नंदवंश जो है वो उसके राजवंश के दौरान जो है धनानंद ने चाणक्य को, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी हैं, उन्हें अपमानित किया था। उसी अपमान का बदला लेने के लिए उसी के दरबार में चाणक्य ने यह सौगंध खा ली थी कि जब तक वह जो है उसके वंश को समाप्त नहीं कर देता तब तक वह चैन की सांस नहीं लेगा। उसके बाद अन्य जो वंश आता है, अगला जो वंश आता है वो आता है धनानंद की से सत्ता छीन कर जो है वो अंततः यहाँ पर सत्ता जो हासिल की थी वह थी मौर्य वंश से। ठीक है, और मौर्य वंश में मुख्य तौर पर जो आपके प्रसिद्ध जो शासक आते हैं वो आप चंद्रगुप्त मौर्य आता है। चंद्रगुप्त मौर्य जिसने पहले जो है वो प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की यहाँ पर स्थापना की। सेकंड जो आता है वो आता है बिंदुसार, जिसके बारे में मुख्य तौर पर हमें जो है वो जानकारी प्राप्त होती है उनके विदेशों के साथ जो है संबंधों पर आधारित। थर्ड इसमें आता है वो अशोक, वही अशोक जिसने जो वो हालांकि अपने आरंभिक समय में लड़ाई के द्वारा ही जो वो राजगद्दी को प्राप्त किया था, अपने भाइयों को मारा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक लड़ाई लड़ी थी। और वह जो लड़ाई थी वह थी कलिंग की लड़ाई। और उस कलिंग की लड़ाई के उपरांत जो है उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने हमेशा के लिए युद्ध करना छोड़ दिया और उसके स्थान पर भेरी घोष के स्थान पर जो उसने युद्ध की जो धर्म घोष है, इनकी धर्म की नीति और शांति की नीति जो है उसका जो उसने हमेशा के लिए अपना लिया और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया जनता की भलाई, जनता के हित के लिए। ठीक है, और जहाँ तक हम बात करते हैं लेकिन इसमें क्या हुआ, उसके कुछ ही समय पश्चात लगभग आधी सदी तक ही जो यह वंश भी उसके पश्चात जो चलता रहा, लेकिन उस समय वह भी जो है वो जाकर जो समाप्त हो गया। अगला जो आता है उसमें मुख्य तौर पर शुंग वंश आता है, क्योंकि उसी मौर्य वंश के दौरान क्या हुआ था, हिंदू धर्म का ह्रास हुआ था, हिंदू धर्म को जो है वो नुकसान पहुंचा था। ब्राह्मणों का जो सम्मान पहले जो किया जाता था उसमें जो बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी। और इसके अलावा जो है उसने बहुत सारे जो
हिंदू धर्म को जो नुकसान पहुंचाया था, उससे जो वो निपटने के लिए जो है वो शुंग वंश के उसी पुष्यमित्र शुंग जो स्वयं एक ब्राह्मण था, उसने जो वो ब्राह्मणों के खोए हुए गौरव को और हिंदू धर्म के पुनरुत्थान में जो पुनः प्रयास आरंभ कर दिए। अन्य जो नाम इसमें आता है वो आता है उसमें कण्व वंश, ठीक है। और इसके अलावा जो आता है वो सातवाहन वंश। इसके एक एक करके जो है उसमें हम इसमें इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शुंग वंश की। शुंग वंश का जो प्रथम जो शासक था वह था पुष्यमित्र शुंग। अब पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था, विदर्भ के साथ जो है उसका युद्ध हुआ था, ठीक है। एक्चुअली में क्या था, मौर्य काल का एक मंत्री था, उसका नाम यज्ञसेन था। उससे सबसे पहले था उसी पुष्यमित्र शुंग ने जो लोहा लिया था, उसे जो है वो एक भेजा गया, संदेश भेजा गया कि वो जो है उसका जो अधिता स्वीकार कर ले। जब ऐसा नहीं हुआ तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ। सेकंड जो आता है यवनों से युद्ध। यवन यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा गया है मिनांदर। तो मिनांदर जो था वो जो हिंद यूनानी शासक था, कहते हैं कि इस पर भी उसने हमला करके जो वो उसे जो वो पराजित किया था। फिर थर्ड जिसमें आता है वो आता है कलिंग का युद्ध। और कुछ एक का मानना है कि कलिंग का शासक जो है वो खारवेल जो है उसने जो उस पर हमला करके जो उस पर अधिकार किया था, लेकिन पाटलिपुत्र पर अधिकार किया था। लेकिन जो कुछ अन्य इतिहासकार जो इस मत से सहमत नहीं है। अब कुछ चीज़ें हम यहाँ पे मुख्य तौर पर देखेंगे। अगर हम पुष्यमित्र शुंग के बारे में जब बात करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में आनी चाहिए या आ जाती हैं, जैसे कि शासन व्यवस्था है। शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो हर प्रकार से जो उसमें प्रबंध किए थे। और हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए उसके द्वारा जो है उसने क्या किया, उसने संस्कृत को जो है वो राजभाषा बनाया, ठीक है। क्योंकि संस्कृत जो है वो एक प्रकार से जो हमारे शास्त्रों की भाषा के रूप में भी देखी जाती है, पवित्र भाषा के रूप में से देखा जाता है। तो उसने क्या किया, संस्कृत को अपनी राजभाषा बनाया। और साथ में उसने 2 अश्वमेध यज्ञ, आप जानते हैं कि उसमें अगर हम वैदिक काल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें यज्ञ का विशेष महत्व था। और अश्वमेध यज्ञ के बारे में आप भली भांति वाकिफ हैं। तो 2 अश्वमेध यज्ञ के जो उसमें उसके द्वारा करवाया गया था। फिर उसमें उसके हुआ क्या कि उसने जो बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा हरास किया, मतलब उसे नुकसान पहुंचाया। क्योंकि आप जानते ही हैं कि बौद्ध धर्म को जो है बहुत उसने जो यहाँ तक कह दिया था कि अगर कोई व्यक्ति जो किसी बौद्ध भिक्षु की मतलब एक पास से जो वो गर्दन काट के लाएगा तो शायद जो है उसे भी जो वो कुछ इनाम दिया जाएगा। कुल मिलाकर जो है वो बौद्ध ग्रंथों में ही उसे बौद्ध धर्म का कट्टर शत्रु बतलाया गया है। फिर इसमें जो बात आते हैं वो आते हैं पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी में सबसे पहला जो नाम आता है वो अग्निमित्र आता है। उसका उत्तराधिकारी अग्निमित्र बना। और अग्निमित्र वही अग्निमित्र है जो गुप्त काल के नाटककार कालिदास के मालविका अग्निमित्र का ये पात्र है, नायक है। क्लियर, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ अन्य शासकों के भी इसमें नाम है इसमें, जैसे कि इसमें जेठ है, सुजीष मित्र भी इसमें कहा जाता है। फिर नवा जो है वो इसमें भागवत या भागभद्र है, ठीक है। और जो एक यूनानी शासक था उसका नाम था एंटीऑलकिटस। उसने जो वो हेलियोडोरस को उसके दरबार में जो है वो भेजा था। और इसी हेलियोडोरस ने जो है वो बेस नगर विदिशा में, ठीक है, भगवान विष्णु के समान यानी भागवत के समान में जो है वो एक गरुड़ ध्वज का जो है वहाँ पे निर्माण करवाया था, ठीक है। विदिशा में गरुड़ ध्वज का निर्माण किया, क्योंकि जो गरुड़ है वो वाहन है भगवान विष्णु का, तो वहाँ पे गरुड़ ध्वज है उसमें निर्माण करवाया। फिर अंतिम जिसका शासक था वो था देवभूति या देवभूमि, ओके। और इसी देवभूति या देवभूमि की जो है वो वासुदेव द्वारा हत्या की गई थी। और वही यही वासुदेव जो थे उन्होंने जो वो कण्व वंश की नींव रखी थी। अगर हम शुंग शासकों की अगर हम बात करते हैं उपलब्धियों की, तो उनके द्वारा जो जैसे सांची का स्तूप और भरभूत का स्तूप, उसको हालांकि सांची का स्तूप इत्यादि जो है वो आपके अशोक के काल में बन चुके थे, लेकिन उसमें शुंग वंश क्योंकि शुंग और सातवाहन वंश जब सांची स्तूप की बात करते हैं तो इन 2 वंशों का नाम भी वहाँ पे शामिल होता है। तो उनके द्वारा जो है वो सांची और भरभूत स्तूप इनको बनाने में या इसमें जो वो अपना योगदान देने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके अलावा जो है कार्य का चैत्य है, अमरावती व नासिक की गुफाएं हैं जो इस काल से संबंधित मानी जाती हैं। अब उसके बाद आता है वो आता है कण्व वंश। कण्व वंश जो आता है मुख्य तौर पर आपने ध्यान ये रखना है कि हर चीज़ जो है वो आपके जब हम किसी चीज़ के बारे में कह रहे हैं तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ एक पहचान बन जानी चाहिए कि ये क्या है, ओके। उसके बाद जो आता है वो आता है कण्व वंश। कण्व वंश में जैसे हमने देखा था, आप यहाँ देख सकते हो कि वासुदेव द्वारा जो है वो देवभूति, ठीक है, शुंग वंश के अंतिम जो शासक था देवभूति की हत्या करके जो वो कण्व वंश की स्थापना की, ओके। और इसमें जो 4 अन्य शासकों के बीच में जिक्र किया गया है, जैसे वासुदेव है, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन। सुशर्मन यहाँ पर इसलिए हमें याद रखना होगा क्योंकि इसी सुशर्मन की जो वो अंततः सिमुख द्वारा जो वो हत्या की गई, वही सिमुख है जिसके द्वारा जो है वो सातवाहन वंश की नींव रखी गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सातवाहन वंश की, ओके।
अब ये सातवाहन जो वंश है, सातवाहन वंश के संदर्भ में अक्सर ये पूछा भी जाता है कि सातवाहन कौन थे। ठीक है, स्वयं सातवाहन जो है वो स्वयं को जो ब्राह्मण कहलाते थे। इन्हें आंध्र भृत्य के नाम से भी जाना जाता है और कहते हैं कि जो वो पुराणों और कुछ अन्य स्रोतों में भी जो उनके जो नाम है वो साथ साथ हैं, इसे अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद ये उन्हीं को ही कहा गया है। ठीक है, इसका जो संस्थापक था वो कुछ नाम इसमें आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई देंगे। जैसे कि इसमें पहला जो नाम था वो था इसमें सिमुक, ठीक है, जो उसका संस्थापक था। फिर इसमें कृष्ण है, शतकर्णी है, ठीक है, और जो यहाँ पर जो है वो गौतमी पुत्र शतकर्णी है। ठीक है, प्रथम जो महान जो शासक था, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, मिस टाइप हो गया है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो शासक उसका जो था वो था गौतमी पुत्र शतकर्णी, जिसका जो शासनकाल था वो 106 से 130 ईस्वी के दौरान रहा था। फिर जो उस काल के जो वो अभिलेख भी, नासिक अभिलेख जो है मुख्य तौर पर जो आपने याद रखना है, जब हम अभिलेखों की बात करते हैं तो कुछ अभिलेख जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर नाम से के साथ जुड़े जाते हैं। जब आपका नासिक अभिलेख जब इसमें नाम आता है तो उस वो संबंधित जो होगा वो होगा किससे, हमारे गौतमीपुत्र शतकर्णी से। ठीक है, और इसमें जो श्री पुलमा भी है, इसका एक अन्य जो प्रसिद्ध जो नाम है, ठीक है, वो है आपका हाल। ओके, और हाल जो है मुख्य तौर पर जो है ये बात के समय भी आप उसमें आ जाएगा। तो ये हाल जो है उसने क्या किया था, उसने एक प्राकृत भाषा में जो है वो एक ग्रंथ की रचना की थी और उसका जो नाम है, उसका जो नाम है उसकी रचना का वह है गाथा सप्तशती। ठीक है, कौन सी है, गाथा सप्तशती। अब यहाँ पे जो बात आती है वो चेदी आता है, एक वंश आता है चेदी। आपने कलिंग का नाम सुना है, कलिंग का हमने जिक्र कहाँ किया था, हमने किया था अशोक के साथ जो है वो कलिंग के राजा का युद्ध हुआ था। वो कौन सा राजा था इस बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन अगर हम यहाँ पर जो है अगर हम बात करते हैं चेदी वंश की, तो चेदी वंश जो था वो वंश था जिसने जो है वो वहाँ पर जो है शासन किया था। ओके, अब यही जो कलिंग था उसका जो संस्थापक था वो था महामेघ वाहन। ठीक है, महामेघ वाहन। और इसका जो अन्य जो बहुत ही प्रसिद्ध शासक था, सबसे प्रसिद्ध शासक था, उसका नाम था खारवेल। ठीक है, खारवेल। जैसे हम ये बात अभी हमने जो जिक्र किया था पुष्यमित्र शंग से, कि पुष्यमित्र शंग को जो है वो पराजित किया था कलिंग शासक खारवेल ने। कुछ इतिहासकार इस मत से सहमत नहीं है, लेकिन खारवेल के बारे में जब हम बात करते हैं तो उनका बहुत ही प्रसिद्ध एक जो अभिलेख है उसका नाम जो है वो है हाथी गुफा अभिलेख। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख। अब ये हाथी गुफा अभिलेख में जो है उसकी उपलब्धियों, उसकी सफलताओं के बारे में और 13वें वर्ष तक की उसकी जो है वो उपलब्धियां जो है इस हाथी गुफा अभिलेख में शामिल की गई हैं। जैसे हमने नासिक अभिलेख की बात की थी तो गौतमीपुत्र शतकर्णी से उसको संबोधित किया गया, उसी प्रकार से जो है वो जब हम हाथी गुफा अभिलेख की बात करते हैं तो उसमें जो उपलब्धियां जो दी गई हैं वो किसकी दी गई हैं, उनके शासनकाल, ये खारवेल के शासनकाल के 13वें वर्ष तक की उपलब्धियों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, और जो खारवेल हैं, खारवेल जो थे वो क्या कहते हैं, खारवेल जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, जैन धर्म को उत्थान करवाने के लिए जो वो विशेष योगदान जो दिया था वो इन्हीं शासक खारवेल द्वारा किया गया था। और पूर्व में खारवेल के बारे में जब आप बात करते हो तो ये वही खारवेल थे जिन्होंने पूर्व में जो वो मगध द्वारा ली गई समस्त जो जैनी जो मूर्तियाँ थी उनको भी वो वापस, और जो भी महत्वपूर्ण जो चीज़ें थी उनको वो वापस जो वहाँ पर अपने उस कलिंग प्रांत में जो वो वहाँ पर वापस ले गया था। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि जो खारवेल था वहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध शासक था। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण वहाँ पे वंशों के या राज्यों की यहाँ पे हम बात करेंगे तो उसमें से बहुत ही प्रसिद्ध एक नाम आता है, वो आता है पांड्य राज्य। ठीक है, पांड्य राज्य जो आपका मुख्य तौर पर जो है वो आपका आपने ध्यान रखना है कि ये जो है वो समुद्र तट के किनारे जो आपका जो तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वहाँ से संबंधित जो है वो एक राज्य वहाँ पर जो स्थित था, उसकी जो राजधानी थी वो मदुरई थी। ओके, अब इसका जो सबसे पहले इस पांड्य राज्य का उल्लेख आता कहाँ है, अगर हालांकि जो बात के समय जो आप संगम साहित्य के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पर भी इन राजाओं के संरक्षण की जो वहाँ पर बात की जाएगी। फिलहाल जो है हम यहाँ पर देखेंगे वो पांड्य राज्य में सबसे पहले उल्लेख की जब यहाँ पे जिक्र आता है तो आपको याद होगा एक मैगस्थनीज की इंडिका थी। ठीक है, वही मैगस्थनीज, अगर हम मैगस्थनीज का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, अच्छा ये वही है जिसे जो किसने भेजा था, यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर द्वारा किसके दरबार में भेजा गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो एक यूनानी राजदूत भेजा गया था उसने एक उल्लेख किया था
एक ग्रंथ जो है वो उसने लिखा था, वह थी इंडिका। और उसमें यह उसने इस बात का उल्लेख किया था कि उस समय यहाँ पर जो है वो एक स्त्री का शासन रहा करता था, ठीक है। और यह जो क्षेत्र था वह अपने मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। अगर हम अन्य महत्वपूर्ण शासकों की यदि हम बात करते हैं तो मुख्य तौर पर हम यहाँ पे बात करते हैं जैसे नेडू जेलियान की। अब वही नेडू जेलियान जो था वो एक बहुत ही प्रसिद्ध इसका शासक था, और उसने क्या किया था, चोल, चेर और 5 अन्य राज्य, अब 3 राजवंशों के या राज्यों के बारे में यहाँ पे मैं आपको बात कहूँगा। पहला जो है वो चोल है, दूसरा है चेर है, तीसरा है पांड्य है। अब देखोगे जब कभी इनके बीच में जो कोई संघर्ष हुआ करता था तो उसमें अक्सर ये चीज़ देखी जाती थी कि वहाँ पे अगर चोल के विरुद्ध जो कोई अगर रणनीति तैयार की जाती है तो वहाँ पे चेर, पांड्य और अन्य जो शासक इकट्ठे हो जाया करते थे। अगर वो चेर के विरुद्ध होगी तो वो चोल पांड्य हो जाएंगे, अर्थात एक ट्राइंगल बना हुआ था, मतलब, ठीक है। यानी कि एक अगर एक के विरुद्ध अगर होना था तो 2 विरोधी पक्ष होते थे उसके साथ जो है वो मिल जाया करते थे। तो इसी प्रकार से एक तलिया नंगम के स्थान पर जो है वहाँ पर उनके द्वारा हमला किया गया। उनके बीच में जो है वो नेडू जेलियान और उन के बीच में जो वो लड़ाई हुई, जिसमें जो है जो नेडू जेलियान की जो है वो आई थिंक जीत हुई, ठीक है। और अंततः जो था वो आता है आपका पांड्य, ठीक है। पांड्य जो था उस राज्य का जो संबंध था वो रोमन साम्राज्य, यानी कि क्या कहते हैं इसको, रोमन साम्राज्य, अगस्टस सीजर, जो आपने +1 में जो डिटेल में पढ़ा है, तो अगस्टस सीजर के साथ जो है वो उसका जो है वो समुचित संबंध रहे थे, उसके व्यापारिक संबंध रहे थे, ठीक है। और इस प्रकार से जो वो कला और साहित्य के संदर्भ में जो उन्होंने व्यापक जो वो अपना योगदान दिया था। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी धन्यवाद। और कोरोना के बढ़ते जो है वो प्रभाव को देख कर जो आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।